ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट मीटिंग में लिमिटेड कंपनी अकाउंट्स की 2 क्लासेस हमारी हो चुकी है और लास्ट मीटिंग में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे जिसमें राइट इश्यू और बोनस इश्यू दोनों था, याद है? राइट इश्यू पैसों वाला इश्यू था, जबकि बोनस इश्यू फ्री इश्यू था। फ्री इश्यू था, उसमें कोई पैसे इन्वॉल्व नहीं थे, राइट? दोनों की एंट्रीज़ वगैरह पड़ी थी। फिर एक एक्सेप्शनल चीज़ पढ़ाई थी कल मैंने, रिवर्स वर्किंग। एक एक्सेप्शनल चीज़ पढ़ाई थी रिवर्स वर्किंग कि कभी-कभार, वैसे मुझे F3 में कभी ऐसा एग्ज़ामिनेशन में किसी बच्चे ने नहीं बताया, लेकिन अब नई किट में एक सवाल आ गया है, लेकिन पार्ट 2 में तो ये आता है कि राइट इश्यू हो चुका होता है और आपको ईयर एंड पे खड़ा करके बोलता है रिवर्स वापस जाओ, याद है? तो उसका भी मैंने आपको सवाल करवा दिए थे एससीपी के टेक्निक से, एससीपी वाली टेक्निक से सवाल करवा दिए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है? राइट? देन फिर हमने डिविडेंड्स पे बात की थी और कल की क्लास में एंड होने तक हमने सिर्फ ऑर्डिनरी डिविडेंड्स पे बात की थी। तो ऑर्डिनरी डिविडेंड नॉर्मली किस तरह डिक्लेयर होते हैं? पर शेयर। अच्छा, ये बात आप लोगों को पता है ऑर्डिनरी डिविडेंड्स के बारे में कि ऑर्डिनरी डिविडेंड कोई फिक्स नहीं होता। ये डायरेक्टर्स की मर्जी है, चाहे $1 दे, $10 दे, $20 दे या कुछ भी ना दे और कई सालों तक ना दे, ठीक है? तो ये खुद डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं हालात देख के कि क्या पैसे पड़े हैं कंपनी के पास, इस तरह, ठीक है? अब ऑर्डिनरी डिविडेंड कैलकुलेट कैसे होता है? टोटल ऑर्डिनरी डिविडेंड, क्योंकि जब ये पर शेयर गिवन होता है, एक-एक शेयर का गिवन होता है, तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने इश्यू किए हुए होते हैं मल्टीप्लाई बाय पर शेयर डिविडेंड। नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पर शेयर, याद है? टोटल ऑर्डिनरी डिविडेंड का एक फॉर्मूला देखो, मैंने आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, देखो। टोटल ऑर्डिनरी डिविडेंड का ये फॉर्मूला आपके सामने ये देखो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, देखें कल हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस, सही है? तो कभी भी पर शेयर डिविडेंड गिवन होगा, डायरेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स इशूड से मल्टीप्लाई करना, टोटल ऑर्डिनरी डिविडेंड आ जाएगा। ये कल मैंने 1-2 बार निकलवाने भी सिखाया था, फिर मैंने उसकी एंट्री भी बनवाई थी। एंट्री मैंने ये बनाई थी, मैंने कहा था कि ऑर्डिनरी डिविडेंड्स, गौर से सुने। एंट्री हमने ये बनाई थी कि ऑर्डिनरी डिविडेंड्स जो दिए जाते हैं, ऑर्डिनरी डिविडेंड जो दिए जाते हैं वो रिटेन अर्निंग में से दिए जाते हैं, रेवेन्यू रिजर्व में से दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व में से दिए जाते हैं। क्योंकि ऑर्डिनरी डिविडेंड का मतलब ये है कि प्रॉफिट बांटा जा रहा है। ऑर्डिनरी डिविडेंड का मतलब है प्रॉफिट बांटा जा रहा है, और प्रॉफिट वाला रिजर्व कौन सा था? रेवेन्यू रिजर्व था। याद है? इसकी डबल एंट्री ये बनती थी, रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल, यानी रिटेन अर्निंग को हम कम कर देते थे, रिटेन अर्निंग बढ़ रही होती थी, अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग बढ़ रही होती थी, राइट? ओके। देन उसके बाद फिर प्यारे बच्चों हमारी गुफ्तगू हुई थी, हमारी डिस्कशन हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने आपसे कहा था कि रियल लाइफ में पहले डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं, रियल लाइफ में पहले डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं और उसके बाद पे होते हैं, सही है? पहले डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं, एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर होता है, पब्लिकली अनाउंस होता है और फिर उसके बाद पे होता है। फिर एक स्टेटमेंट भी आप लोगों को लिखवाई थी, आप लोगों ने लिखी भी थी और मैंने बोली थी, आप सुन रहे थे। वंस डिविडेंड is declared in the AGM, once dividend is declared in the AGM, it becomes the current liability of the company. Once dividend is declared in the AGM, it becomes the current liability of the company. याद है? एक बार ऑर्डिनरी डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, एक बार ऑर्डिनरी डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, अब आप यू टर्न नहीं ले सकते, अब ये आपकी ऑब्लिगेशन है। तो जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता था उस दिन ये एंट्री बनती थी, देख लो। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता था उस दिन ये एंट्री बनती थी, और उसके बाद फिर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद पैसे जब शेयर होल्डर के घर भिजवाए जाते हैं तो उस टाइम ये एंट्री बनती है, राइट? ओके। ये सब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में बेटा ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है? जरा अटेंटिव रहिएगा। अब उसके बाद अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, प्रेफरेंस डिविडेंड की कुछ कैलकुलेशन सिखाता हूँ, सुनो। ये लिखा हुआ है आपके पास, ये देखिए क्वेश्चन है, 6% प्रेफरेंस शेयर रिक्वायर्ड। अच्छा, अब पहले जहन को बनाना है, पहले जहन को बनाना है। प्रेफरेंस डिविडेंड मोर और लेस सूद ही है, खत्म। जहन बना लो, सूद इंटरेस्ट की तरह है। प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफरेंस डिविडेंड मोर और लेस इंटरेस्ट और सूद की तरह वाली कहानी है, इंटरेस्ट और सूद वाली कहानी है। इसको यूं समझो, आज मैंने एक बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले लिया। आज मैंने एक बैंक से 10 लाख या 1 मिलियन का लोन ले लिया।
और बैंक वाले ने मुझे कहा कि 12% इंटरेस्ट रेट है, खत्म। मैंने 1 मिलियन यानी 10 लाख का लोन ले लिया और 12% इंटरेस्ट रेट है, तो मैं अगर ईयर एंड पे मुझे इंटरेस्ट निकालना होगा तो सीधा सीधा वो जो लोन का अमाउंट होगा 10 लाख वाला लोन का अमाउंट लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय कितना 12% लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 12% लिखूंगा, मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। सही है, बिल्कुल इसी तरह प्रेफरेंस डिविडेंड की भी जब भी कैलकुलेशन हो रही होगी लोन की तरह ही काम होगा, क्योंकि उसकी परसेंटेज फिक्स होती है। प्रेफरेंस डिविडेंड की देखो परसेंटेज फिक्स होती है, प्रेफरेंस डिविडेंड की परसेंटेज फिक्स है, 6% नजर आ रही है इस सवाल में। और बताओ इसका शेयर कैपिटल यानी इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, $2 लाख। ये देखो डॉलर वाला अमाउंट देखो, इसका शेयर कैपिटल ही इसका लोन वाला अमाउंट है। तो बस सिंपल ये है, सिंपल ये है, इधर देखें, एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर हो रही है, हेलो, एक मिनट, मैं जरा स्क्रीन दोबारा शेयर कर लेता हूँ, वेट। चलो अब बात सुनो। तो इसका मतलब बेटा प्रेफरेंस, तवज्जो मेरी तरफ प्लीज, तवज्जो ये है कि प्रेफरेंस शेयर्स लोन वाली कहानी है। तो बस ये उसका प्रिंसिपल अमाउंट है बच्चों, देखो ये इसका प्रिंसिपल अमाउंट है और ये उसका सूद का रेट है। तो कभी भी प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना हो तो क्या फॉर्मूला है, इशूड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड परसेंटेज, खत्म। मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड परसेंटेज, देखो ये रहा मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड परसेंटेज। फिर बोल रहा हूँ प्रेफरेंस शेयर्स लोन वाली कहानी है, तो बस लोन वाला अमाउंट उठाना और उसको परसेंटेज इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर मुझे इस सवाल में निकालना है, इधर देखें, इस सवाल में निकालना है तो बताओ $2 लाख, इधर देखो ये $2 लाख का मैंने लोन लिया हुआ है। तुम यूं सोचो, मैंने $2 लाख का लोन लिया हुआ है और मेरा सूद का रेट, मेरी परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज कितनी है, 6%। मल्टी बस ये 12,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया। सही है, ये 12,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया। तो फिर बोल रहा हूँ प्रेफरेंस डिविडेंड कभी भी आए सूद वाली कहानी, इंटरेस्ट वाली कहानी सोचना। सही है, तो जो प्रिंसिपल, जो पूरा शेयर कैपिटल का अमाउंट होगा डॉलर्स में, उसी को उठाना, डायरेक्ट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना, डिविडेंड आ जाएगा। जबकि जो हमने कल किया था ऑर्डिनरी डिविडेंड, ऑर्डिनरी डिविडेंड मेरे बच्चों हमेशा पर शेयर गिवन होता है। ऑर्डिनरी डिविडेंड पर शेयर गिवन होता है। तो जो डिविडेंड पर शेयर की फॉर्म में गिवन है, सोचना शुरू करें, वो डिविडेंड जो पर शेयर की फॉर्म में गिवन है उसको नंबर ऑफ शेयर्स इशूड की से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड की से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल ऑर्डिनरी डिविडेंड आ जाएगा। सही है, इसको कॉपी कर लें। फिर दो सवाल मैं आपसे कराता हूं मिक्स, ठीक है, और मैं खुद भी सॉल्व करूंगा उनको। मेरे बच्चों लिख लिया, इंटरेक्शन प्लीज, इंटरेक्शन इंटरेक्शन बेटा, बातचीत बातचीत, टाइपिंग टाइपिंग, बातचीत। जितना ज्यादा रिप्लाई करेंगे उतना ज्यादा एक्टिव होऊंगा मैं खुद। प्लीज, एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक्टिव लिसनर मोटिवेट्स द स्पीकर। एक्टिवली कम्युनिकेट करें तो ज्यादा मजा आएगा। चलो, अच्छा कॉपी करने दें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कम्युनिकेट करो बेटा, जितना बात करोगे उतना अच्छा है। लिखें लिखें,
चलो बेटा, अब ये पहला सवाल ये रहा, ये देखें, ये रहा आपका फर्स्ट सवाल। इसमें देखें दोनों हैं शेयर्स। हाँ, ये सबसे पहले इशूड ओएससी का मतलब ऑर्डिनरी शेयर, ये देखो ये ऑर्डिनरी शेयर है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल $2 लाख एट द रेट 0.5 पर शेयर, सही है, ये ऑर्डिनरी है, सही है, और ये प्रेफरेंस है बेटा, ठीक है। अब ऑर्डिनरी वालों को कितना डिविडेंड दिया, 16 सेंट्स पर शेयर। ऑर्डिनरी वाले का डिविडेंड हमेशा पर शेयर गिवन होता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट में कह रहा है एक तो टोटल ऑर्डिनरी डिविडेंड निकाल दो और एक टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। आई एम गिविंग यू लेट अस से 2 मिनट्स, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट ले लो, चलो 2 मिनट ले लो, करके दो। ऑर्डिनरी डिविडेंड भी निकाल के दो, प्रेफरेंस डिविडेंड भी निकाल के दो, प्लीज करके दो। करो 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 करो, स्टार्ट करो। करके दो बेटा, करके दो। चलो बेटा, सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर्स को निपटाते हैं। ऑर्डिनरी शेयर का डिविडेंड पर शेयर गिवन देखो 16 सेंट्स पर शेयर। तो जब भी पर शेयर डिविडेंड गिवन होगा, मैथमेटिकली सोचो, जब भी पर शेयर डिविडेंड गिवन होगा तो पहले आपको नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालने होंगे। सबसे पहले इधर देखो, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकाल लो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है, इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ये रहा, ये देखो $2 लाख का इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, और डिवाइड बाय फेस वैल्यू ये रही 0.5। डिवाइड बाय फेस वैल्यू कितनी है, 0.5, देखो। तो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड, नंबर्स ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड कितना है, 400,000 शेयर्स, 400,000 शेयर, सही है मेरे प्यारे बच्चों। आज तक हमने 4 लाख शेयर इशू कर दिए, ठीक है, बहुत प्यार से चलो। अब अगर आपने टोटल ऑर्डिनरी डिविडेंड निकालना है ना, तो इसका फॉर्मूला कल भी लिखवाया था, फिर लिखवा रहा हूं। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड, ये देखें बेटा, मल्टीप्लाई बाय डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पर शेयर। तो बेटा आपने आज तक 4 लाख शेयर इशू किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 4 लाख शेयर इशू किए हैं। एंड व्हाट इज द डिविडेंड पर शेयर, व्हाट इज डिविडेंड पर शेयर, इट्स 16 सेंट्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय 16 सेंट्स, 16 सेंट्स का मतलब होता है $0.16। 16 सेंट्स का मतलब होता है $0.16। चलो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.16 करो, 4 लाख मल्टीप्लाई 0.16, ये होता है 32,000, नहीं 64 होगा ना, 64,000 होता है, ये होता है 64,000, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिविडेंड तो आपका आ गया 64,000। ऑर्डिनरी डिविडेंड कितना आ गया भाई, 64,000 आ गया, पक्का। अब मेरी तरफ देखें, अब निकालना है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड तो 10 सेकंड की है। मैं प्रेफरेंस डिविडेंड लोन की तरह सूद वाली कहानी है यार, एक मिनट इधर देखो, कितना प्रेफरेंस डिविडेंड का शेयर कैपिटल कितना है, $4 लाख, ये रहा $4 लाख है, यानी तुमने $4 लाख का लोन लिया है। प्रेफरेंस में देखो, सिंपल, तुमने $4 लाख का लोन लिया और रेट क्या है, 8%। रेट कितना है, 8%। तो $4 लाख का 8% कितना होता है, ठक, $4 लाख का लोन लिया है, 8% का रेट है। तो अगर आप निकालते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, ये देखें, तो $4 लाख का लोन लिया है, मल्टीप्लाई बाय 8% रेट है, 32,000, खत्म, ये आंसर है। ये प्रेफरेंस डिविडेंड है और ये ऑर्डिनरी डिविडेंड है। किसी से हुआ था, होना चाहिए था, आसान सी चीज है यार, बेसिक मैथ्स की है। गुड 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 गुड, बच्चों ने कर लिया था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह।
बेटा कॉपी करें, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर कॉपी करें प्लीज, कॉपी करें। अगर किसी से नहीं हुआ तो बेटा कर लें कॉपी। प्रेफरेंस शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स इशू निकालने ही नहीं है बेटा। प्रेफरेंस शेयर्स में एक बच्चा पूछ रहा है नंबर ऑफ शेयर्स इशूज निकालने, नहीं निकालने बेटा, वो तो लोन की तरह है ना, तो डायरेक्ट परसेंटेज डॉलर से ही मल्टीप्लाई हो। चलो ये करो, ये करो, ये पहले इशूड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो, $3 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और मेरे बच्चों इसमें फेस वैल्यू 0.25 पर शेयर, ठीक है। 7% प्रेफरेंस शेयर ये आपके सामने, और कंपनी पेड एन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 25 सेंट्स पर शेयर। चलो सारा डाटा आपके सामने, करें, स्टार्ट करें। चलो यहाँ देखो प्यारे बच्चों, ऑर्डिनरी डिविडेंड के लिए पहले नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकाल लें, और नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालने का क्या फॉर्मूला है, इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऊपर रखना है डिवाइड बाय डिविडेंड पर शेयर। इशूड ऑर्डिनरी शेयर ऊपर रखना है डिवाइड बाय, सॉरी, इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऊपर रखना है डिवाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर। तो फेस वैल्यू 0.25 है, $300,000 डिवाइड बाय 0.25, 12 लाख शेयर्स। आज तक हमने 12 लाख शेयर इशू किए हैं बच्चों। हाँ, अब टोटल ऑर्डिनरी डिविडेंड निकाल दूं। टोटल ऑर्डिनरी डिविडेंड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स लिखते हैं, नहीं 12 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पर शेयर कितना है, डिविडेंड पर शेयर है 25 सेंट्स यानी $0.25। तो मेरे बच्चों ये ऑर्डिनरी डिविडेंड बनेगा $3 लाख का ऑर्डिनरी डिविडेंड बन गया। $3 लाख का ऑर्डिनरी डिविडेंड बन गया। उम्मीद है आपने कर लिया होगा, सही है, आराम से हो गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। और नंबर 2, प्रेफरेंस मेरे बच्चों, प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना तो बहुत ही बच्चों वाला मामला है, वो तो सूद है यार, इंटरेस्ट निकालने वाली बात है, वो तो इंटरेस्ट निकालने वाली बात है, सही है, वो तो इंटरेस्ट निकालने वाली बात है, इंटरेस्ट निकालने वाली बात है। ओके, अब $3.5 लाख का देखो, ये शेयर कैपिटल नहीं, $3.5 लाख का लोन लिया और 7% रेट है, खत्म। प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू 7%, 24,500, नहीं, हाँ सही है, ये आ गया बेटा, 24,500 आ गया। कर लिया,
देखो ऑर्डिनरी डिविडेंड कैसे निकाला, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ये रहा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाई बाय ये है डिविडेंड पर शेयर, मल्टीप्लाई करा ये टोटल ऑर्डिनरी डिविडेंड आ गया। और प्रेफरेंस शेयर्स मैंने पहले बोला है कि सूद की तरह का है, तो वो $3.5 लाख का आपने लोन लिया था, ये रहा देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डायरेक्ट शेयर कैपिटल उठाना डॉलर में, $3.5 लाख का लोन लिया था और ये उसका इंटरेस्ट रेट है, मल्टीप्लाई करा ये इंटरेस्ट की तरह आ गई। पता ये इसका $3 लाख आंसर है, और एक आंसर ये रहा। अब मेरे बच्चों इधर मेरी तरफ देखें, आज की क्लास की असल मकसद ये नहीं था, अब मैं आज की क्लास के दिल पे आ रहा हूँ, अब मैं एक नई चीज पढ़ाने जा रहा हूँ और मैं काफी बार रिपीट भी करूंगा। आप सब में सलाहियत है समझ में आने की, आप सब में है ये मुझे पता है, लेकिन नई चीज है, मैं जरा क्या बोल रहा हूँ, मुश्किल चीज नहीं है, नई चीज है, थोड़ी सी अजनबियत होगी, एक न्यूनेस होगी, लेकिन सीखने वाली चीज है, बहुत जबरदस्त लर्निंग है, एक बड़ी नई स्किल सीखोगे आप। तो थोड़ी सी एनर्जी लगाना, मेरे साथ कम्युनिकेट करते रहना, ठीक है। मैंने आप लोग को लास्ट वीक में जो क्लासेस ली हैं उसमें IAS 16 करा चुका हूं मैं, याद है, डेप्रिसिएशन के अंदर IAS 16 रिवैल्यूएशन वाली चीजें, उससे लिंक चीजें भी बात करूंगा, ठीक है। ओके चलो ये लिखना शुरू करो, ये लिखना शुरू करो, ये लिखो बेटा प्लीज, ये लिखो मेरे बच्चों, लिखो प्लीज। लिख लें बेटा ये। ओके जी, अब बात सुनिए, देखें बेटा, अगर आप किसी लिमिटेड कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसी लिमिटेड कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो कम साल में एक बार, कम अज कम साल में एक बार आपके घर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगी।
कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम से कम साल में एक बार आपके पास आएगी। ओके, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बुकलेट आती है ना, उसमें 5 कंपोनेंट्स, ये कम से कम 5 कंपोनेंट ज़रूर होते हैं, ये 5 चीज़ें ज़रूर होंगी। पहली चीज़ का नाम है एसओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। पहली चीज़ का नाम क्या है? पहली स्टेटमेंट कौन-सी होती है? एसओसीआई। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अभी मैं बताऊँगा ये क्या होती है, अब दिखाऊँगा, इसकी शक्ल दिखाऊँगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो, इट्स लाइक इनकम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज़ लाइक इनकम स्टेटमेंट, थोड़ी देर के लिए समझ लें। अब नंबर 2, सोशी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सिर्फ नाम पढ़ लो भी और कुछ नहीं, नाम पढ़ो, काम के कुछ नहीं है। नंबर 3, एसओएफपी, ये नाम तुमने पहले सुना होगा। एसओएफपी का कदीम नाम है बैलेंस शीट। एसओएफपी का कदीम नाम है बैलेंस शीट, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू बनती है। ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, याद है? ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। फिर एक और स्टेटमेंट होती है एसओसीएफ, जो आप यहाँ F3 के कोर्स में पढ़ेंगे। एसओसीएफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये F3 में पढ़ेंगे। हमारा ये पूरा टॉपिक है, ये 3-4 क्लास का एक पूरा तफसीली टॉपिक है, ये अलग से टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको, बेफिक्र हो जाएं। और 5वीं चीज है नोट्स टू द अकाउंट, जिसमें डिस्क्लोजर बनते हैं। नोट्स टू द अकाउंट जिसमें डिस्क्लोजर बनते हैं, याद करो IAS 16 पढ़ाते वक्त मैंने डिस्क्लोजर भी पढ़ाए थे। IAS 16 पढ़ाते वक्त मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को डिस्क्लोजर भी पढ़ाए थे, आप लोगों को डिस्क्लोजर भी पढ़ाए थे, ठीक है? तो ये 5 चीजें कम से कम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती है। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो कंपनी साल में एक बार कम से कम आपको बुकलेट भेजेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजेगी। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये 5 कंपोनेंट्स लाजमी होंगे, 5 कंपोनेंट्स लाजमी होंगे। याद रखना, जो बच्चे F1 पढ़े हुए हैं, जो बच्चे F1 का पेपर पढ़े हुए हैं, तो F1 में भी थोड़ी सी अकाउंटिंग है, जरा सा एक अकाउंटिंग है। मुझे जहां तक मेरे गालिब गुमाने चैप्टर है, तो उसमें भी टीचर ये कंपोनेंट्स कभी कभार रिवाइज करा देते हैं, पूछ लेते हैं कभी कभार टीचर पूछ भी लेता है, तो बेइज्जती हो जाती है अगर नहीं जवाब दोगे तो, सही है? तो ये 5 कंपोनेंट्स पता होने चाहिए आपको। अब एक वर्ड आपने कंसोलिडेशन के चैप्टर में ही पढ़ा था, रेशियोज के चैप्टर में पढ़ा था, और यहाँ भी है शेयर होल्डर एक्विटी। शेयर होल्डर एक्विटी, शेयर होल्डर एक्विटी, शेयर होल्डर एक्विटी का मतलब ओनर की वेल्थ, ओनर का बिजनेस में जो भी हिस्सा है। तो याद रखना, इस शेयर होल्डर एक्विटी के पैकेट में क्या आता है, मैं बोलता हूँ 3-4 बार आप सुने। शेयर होल्डर एक्विटी के पैकेट में आता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स। तो ये रहा OSC, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम प्लस रिवैल्यूएशन रिजर्व प्लस रिटेन अर्निंग, यानी ये सारे रिजर्व्स। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स, ये शेयर होल्डर एक्विटी में आता है। ये कहाँ आता है? शेयर होल्डर एक्विटी, ठीक है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व, देख लो एक नजर। अब जनाबे वाला मैंने कुछ अरसे पहले ये पूरी स्टेटमेंट्स टाइप करवाई थी, ताकि एक पूरा निज़ाम आपके सामने आ जाए। ये जो पिक्चर है, वैसे ही मैं पिक्चर आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा, ये तो फाइल ही पूरी सेंड करूंगा, अलग से भी ये पिक्चर आप लोगों को मिल जाएगी। अब मुझे बहुत स्लो करके आपके सामने चीजें बयान करने दें। सबसे पहले मैं एक चीज इनलार्ज कर रहा हूँ, देखो ये पहली ये पहली ये पहली स्टेटमेंट है मेरे बच्चों, इधर देखो, ये पहली स्टेटमेंट है जो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। देखें, ये देखें, ये पहली स्टेटमेंट है जो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। मैंने जानबूझ के इसको इनलार्ज कर दी है, सही है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ अब अपना लर्निंग का बटन दबा दें, टक, बटन दबा के ऑन करके बैठ जाओ। लर्निंग का बटन दबा के ऑन करके बैठ जाओ। अब ढीला आदमी नहीं चाहिए, अब ढीला आदमी नहीं चाहिए, महंगी चीजें शुरू हो गई हैं, महंगी चीजें, सही है? सुनो, ये देखें, अगर कोई आम आदमी, देखो तुम सब तुम्हारे पब्लिक में आम आदमी, बहुत सारे आम आदमी बैठे हुए हैं, आम आदमी मुझसे पूछे यार ये एसओसीआई क्या होती है? देखो, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को शॉर्टकट में बोलते हैं एसओसीआई। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को शॉर्टकट में बोलते हैं एसओसीआई, एसओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मैं इसका जवाब में क्या बोलूंगा बताऊं? मैं इसका जवाब में बोलूंगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब, देखो आंखें खोलो, पुराने जमाने की इनकम स्टेटमेंट, पुराने जमाने की इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक, पुराने जमाने की इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक, विद एडिशनल 3 लाइन। नीचे देखो एक ओवल बना हुआ है, नीचे देखो एक ओवल बना हुआ है, यूं ओवल बना हुआ है, विद एडिशनल 3 लाइंस। कोई भी मुझे बोलेगा एसओसीआई क्या होती है,
एसओसीआई क्या होती है, तो मैं झट झट जवाब दूंगा। पुराने जमाने की इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक विद एडिशनल 3 लाइंस, विद एडिशनल 3 लाइंस। पुराने जमाने की इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक, पुराने जमाने की इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक विद एडिशनल 3 लाइन। नीचे ओवल बना हुआ है, एक ओवल बना हुआ है। इसको मैं अपने बच्चों को कभी कभार समझाने के लिए ऐसे ही समझाने के लिए बोलता हूँ। ये ईद की नमाज की तरह है। ईद की नमाज पढ़ी है कभी, जो लोग मर्द हजरात पढ़ते हैं, तो वो इमाम साहब अनाउंसमेंट नहीं करते कि वो नॉर्मल नमाज की तरह ही होती है, लेकिन यूं बोलते हैं माँ 6 जायद तकबीरात होता है ना, वो बोलते हैं ना ईद की नमाज में 6 एडिशनल तकबीरात होती हैं। तो यहाँ भी ऐसे सोचें कि नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट विद एडिशनल 3 लाइंस, नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट विद एडिशनल 3 लाइंस, नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट विद एडिशनल 3 लाइंस। एसोसीआई क्या होती है, बोलो बोलो, जहां बैठे हो बोलो, ऐसा बोलो कि लोग तुम्हें पागल समझने लगे। इस तरह बोलना शुरू कर दो कि लोगों को शक हो कि पागल हो चुके हैं बच्चे। पुराने जमाने की इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक, पुराने जमाने की इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक विद एडिशनल 3 लाइंस, पुराने जमाने की इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक विद एडिशनल 3 लाइंस। ओके। अब बच्चे ने कहा उस्ताद, बच्चे ने कहा बच्चे ने कहा उस्ताद हमें इनकम स्टेटमेंट तो पता है, इनकम स्टेटमेंट तो पता है, जरा सुनना, अल्लाह करे समझ में आए, वैसे मैं रिपीट करूंगा। बच्चे ने कहा हमें इनकम स्टेटमेंट तो पता है, इनकम स्टेटमेंट ये रही, देखो सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, ये तुमने बहुत बार पढ़ी, देख लो इसको एक नजर। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर इंटरेस्ट लेस होता है, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर टैक्स लेस होता है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। मैंने जानबूझ के बेटा कुछ समझाना चाह रहा हूँ, इसीलिए जानबूझकर मेरे बच्चों मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का एक नंबर ले लिया 5000 अपनी तरफ से। एग्जाम में आपको उसी वक्त मिल जाएगा, मैंने ले लिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5000। तो एसओसीआई होती है पुराने जमाने की इनकम स्टेटमेंट विद एडिशनल 3 लाइंस। अब बच्चे ने कहा भाई अब कमेंट्री शुरू करो, इस एडिशनल 3 लाइंस के अंदर क्या है, इस एडिशनल 3 लाइन के अंदर क्या है, देखो इस एडिशनल 3 लाइंस के अंदर बोलने देना। इक्विटी के, मेरी तरफ देखें, इक्विटी के वो चेंजेस रिपोर्ट होते हैं, इस एडिशनल 3 लाइन के अंदर इक्विटी के वो चेंजेस रिपोर्ट होते हैं जिसमें खुद शेयर होल्डर इन्वॉल्व ना हो। इस एडिशनल 3 लाइंस के अंदर मेरी तरफ देखें, इक्विटी का वो चेंज रिपोर्ट होता है जिसमें खुद शेयर होल्डर इन्वॉल्व ना हो। तो बच्चे ने कहा, मासूमियत से बोला, बच्चे ने कहा इसका मतलब ये देखें, इसका मतलब इस एडिशनल 3 लाइंस के अंदर इक्विटी चेंजेस रिपोर्ट होते हैं। मैंने कहा हाँ, ये देखो इस एडिशनल 3 लाइंस के अंदर इक्विटी के चेंजेस रिपोर्ट होते हैं। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा इक्विटी का वो चेंज जिसमें खुद शेयर होल्डर इन्वॉल्व ना हो। जरा बात को सुनना। तो बच्चे ने कहा यार तुम एक अजीब आदमी हो, क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा क्या हो भाई। बोला यार एक और स्टेटमेंट भी तुमने यहाँ बनाई हुई है, देखो अगली स्टेटमेंट, देखो उसका नाम क्या है, अगली स्टेटमेंट का नाम पढ़ो क्या है, अगली स्टेटमेंट का नाम पढ़ो, जो दूसरी स्टेटमेंट है उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जो सेकंड नंबर पे स्टेटमेंट बनाऊंगा उसका नाम ही है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो बच्चे ने कहा यार तुम क्या आदमी हो, वो दूसरी स्टेटमेंट का नाम भी है चेंजेस इन इक्विटी है, दूसरी वाली स्टेटमेंट का नाम भी चेंजेस इन इक्विटी है, और इधर भी तुम कह रहे हो, इधर भी तुम कह रहे हो यहाँ इक्विटी चेंजेस रिपोर्ट होंगी, इधर भी तुम कह रहे हो यहाँ इक्विटी चेंजेस रिपोर्ट होगी, इक्विटी चेंजेस रिपोर्ट होगी। हाँ। तो मैंने कहा बस दोनों में एक फर्क है। देखो ये एसओसीआई के नीचे जो इनकम स्टेटमेंट की 3 लाइंस है ना, मेरी तरफ देखो, मैं बोलता हूँ यहाँ इक्विटी का वो चेंज रिपोर्ट होगा जिसमें खुद शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें खुद शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं है। इधर देखो, आपने राइट इशू का नाम सुना है, राइट इशू, राइट इशू अभी पढ़ा था। तो राइट इशू में याद है इक्विटी चेंज होती है, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम चेंज होता है। राइट इशू में शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम चेंज होता है, लेकिन जरा सोचो सब, राइट इधर देखो मेरी तरफ, राइट इशू हम किसको करते हैं, राइट इशू हम किसको करते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। राइट इशू किसको करते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। तो याद करो जब राइट इशू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को कर रहे होते हैं तो उसमें शेयर होल्डर इन्वॉल्व होता है ना। तो राइट इशू इक्विटी का वो चेंज है जिसमें कुछ शेयर होल्डर इन्वॉल्व है, तो वो डायरेक्ट सोशी में जाएगा, वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाएगा, वो यहाँ ओसीआई में नहीं आएगा। नंबर 2, बोनस इशू याद है, बोनस इशू, बोनस इशू में भी एंट्री बनती थी शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। बोनस इशू की एंट्री बनती थी शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, याद है। तो वो भी मेरी तरफ, वो भी इक्विटी चेंज होती थी, उसमें एक इक्विटी की चीज कम होती थी, एक बढ़ती थी, याद है। लेकिन बोनस इशू किसको करते थे, सोचो बोनस इशू किसको करते थे, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को। बोनस इशू किसको करते थे, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को करते थे। तो बोनस इशू में भी शेयर होल्डर इन्वॉल्व होते थे, तो वो भी ओसीआई में नहीं जाएगा, बल्कि डायरेक्ट कहां जाएगा, सोशी में, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में जाएगा। नंबर 3 याद है ऑर्डिनरी डिविडेंड, नंबर 3 याद है ऑर्डिनरी डिविडेंड, बेटा याद है ऑर्डिनरी डिविडेंड प्लीज। तो ऑर्डिनरी डिविडेंड भी हम किसको कर रहे होते थे, ऑर्डिनरी डिविडेंड, ऑर्डिनरी डिविडेंड अभी पढ़ा था, ऑर्डिनरी डिविडेंड शेयर होल्डर को ही तो देते थे, ऑर्डिनरी डिविडेंड शेयर होल्डर को ही तो देते थे, याद है। हाँ। तो ऑर्डिनरी डिविडेंड से भी रिटेन अर्निंग चेंज होती थी जो कि इक्विटी का हिस्सा है। तो ऑर्डिनरी डिविडेंड भी इक्विटी का वो चेंज है जिसमें खुद शेयर होल्डर इन्वॉल्व है, तो ये भी ओसीआई में नहीं आएगा।
तो बच्चे ने कहा यार तुमने जितनी भी मिसालें दी, तुमने राइट इश्यू की मिसाल दी, तुमने बोनस इश्यू की मिसाल दी, तुमने डिविडेंड की मिसाल दी, ये सारे के सारे वो इक्विटी चेंजेस थे जिसमें शेयर होल्डर इन्वॉल्व थे। तो बच्चे ने कहा सर जी कोई ऐसा इक्विटी का चेंज भी तो बताओ, सुनो, कोई ऐसा इक्विटी का चेंज भी तो बताओ जिसमें शेयर होल्डर इन्वॉल्व ना हो, कोई ऐसा इक्विटी का चेंज भी बताओ जिसमें खुद शेयर होल्डर इन्वॉल्व ना हो, सही, जिसमें खुद शेयर होल्डर इन्वॉल्व ना हो। तो मैंने कहा वो है रिवैल्यूएशन। आईएस 16 की रिवैल्यूएशन याद है? भूल गए? आईएस 16 वाली रिवैल्यूएशन याद है? बताओ, रिवैल्यूएशन जो है ना वो कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बल्कि कंपनी का अकाउंटेंट और कंपनी के डायरेक्टर्स करते हैं। जो कंपनी के एसेट्स रिवैल्यू होते हैं वो शेयर होल्डर नहीं करते, वो अकाउंटेंट और डायरेक्टर्स करते हैं। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व याद है क्रिएट होता था, अपवर्ड और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन वगैरह आप पढ़ते थे। तो रिवैल्यूएशन इक्विटी का वो चेंज है, रिवैल्यूएशन इक्विटी का वो चेंज है जिसमें कुछ शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं है। तो आप लोगों के इस बेबी लेवल पे देखो, तुम्हारा लेवल इन्फेंट लेवल है, तुम्हारा लेवल इन्फेंट लेवल है। आप लोगों के इस इन्फेंट लेवल पे इधर देखो, यहाँ ओसीआई के अंदर सिर्फ आईएस 16 की रिवैल्यूएशन आती है, यहाँ सिर्फ आईएस 16 की रिवैल्यूएशन आती है और कुछ भी नहीं आता। तुम्हारे तुम्हारे मेरे बच्चों इस इन्फेंट लेवल पे, तुम्हारे इस बेबी लेवल पे, तुम्हारे इस पैम्पर पहनने वाले लेवल पे सिर्फ क्या आता है बताओ? सिर्फ आता है आईएस 16 का रिवैल्यूएशन। आईएस 16 वाली रिवैल्यूएशन आती है क्योंकि रिवैल्यूएशन इक्विटी का वो चेंज है जिसमें शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं होता। अब मैंने जानबूझ के एक नंबर से पढ़ा है, देखो तो देखो, अज्यूम करते हैं इस सवाल में अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है 3000 की। अज्यूम करते हैं, आंखें खोलो प्लीज, आंखें खोलो, मेरे मुझे ट्रेस करो, मेरा पीछा करो, मेरा पीछा 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 पीछा। अज्यूम करते हैं कि इस सवाल में अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है 3000 की। अब जरा देखो, हाँ 5000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, 5000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, स्क्रीन को जमो जमो जमो। 5000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था और 3000 का एक रिवैल्यूएशन गेन हुआ है। तो 5 और 3 8 आ गया, ये देखो 5 और 3 8 आ गया। इस 8 को बोलते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इस 8 को कहते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अब अपना जहन बनाना शुरू करो, अब अपना जहन बनाना शुरू करो कि अगर तुम्हारे सामने टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मेरे बच्चों पेश की जाए, अगर तुम्हारे सामने टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पेश की जाए, तो समझ जाना उस टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर एक तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शामिल होगा, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर एक तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शामिल होगा और दूसरा शामिल होगा रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन जो इस साल की रिवैल्यूएशन में चेंजेस आई होंगी ना, इस साल जो रिवैल्यूएशन रिजर्व यानी इक्विटी का चेंज आया होगा वो शामिल होगा, राइट? तो पहली स्टेटमेंट आपके सामने देखो, इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। शॉर्टकट में से क्या बोलते हैं? एसओसीआई। शॉर्टकट में से बोलते हैं एसओसीआई, शॉर्टकट में से बोलते हैं एसओसीआई, शॉर्टकट में से बोलते हैं एसओसीआई, शॉर्टकट में से बोलते हैं एसओसीआई। ओके का राइट। मैं 1-2 मिनट रुक रहा हूं, अगर किसी ने कॉपी करना है तो कॉपी भी कर सकता है, किसी ने वैसे देखना है सोचना है तो देख लें। मैं 1-2 मिनट रुकूँ। हाँ, अभी मैंने सिर्फ पहली स्टेटमेंट लॉन्च की है, वो है एसओसीआई। अभी मैं सोशी बनवाऊं, सोशी आपके सामने रखूंगा, ये रही एसओसीआई और मैं नीचे लिखा हुआ भी है देखो। अब जागे जागे, इधर 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 इधर। अब देखो बेटा, एसओसीआई बन गई, एसओसीआई बन गई। एसओसीआई क्या है? ईद की नमाज की तरह है, पहले ही बता दिया। पुराने जमाने की इनकम स्टेटमेंट विद एडिशनल 3 लाइंस, पुराने जमाने की इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक विद एडिशनल 3 लाइन, ऐसे ही। यही जहन बनाओ, कोई नींद में से उठा है, उठ उठ उठ। एसओसीआई क्या है? जवाब, पुराने जमाने की इनकम स्टेटमेंट विद एडिशनल 3 लाइन। ज्यादा टेक्निकल चीजों में हमें नहीं जाना, हम लोग इतने टेक्निकल लोग ही नहीं है, सादे लोग हैं, सादगी से जवाब देना है, ठीक है? अब अब अगली स्टेटमेंट है जिसका नाम है सोशी। ये देखो सोशी, एक मिनट यार, बैन ऑन करो।
इसका नाम है सोशी, SOCIE, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। जिन प्यारे प्यारे बच्चों ने ए लेवल्स किया हुआ है तो ए लेवल्स में ही पढ़ाई जाती है। जिन प्यारे प्यारे बच्चों ने ए लेवल्स अकाउंटिंग पढ़ी हुई है उनको ए लेवल्स अकाउंटिंग में पढ़ाई गई होगी, उनको ये सब आता है। सही है। बहरहाल आप सब ने ही सीखना है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब सोशी आप लोगों में से मेजोरिटी बच्चे जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये दिखने में ऐसी अजीबो गरीब चीज है, ये बच्चों का बेबी चीज है, बेबी चीज है, बेबी। सोशी क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। सर इसमें क्या आता है? इसके नाम से ही पूछो। इसमें क्या आता है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? इससे पूछो, इसके नाम से पूछो। नाम क्या लिखा है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यानी एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इक्विटी के चेंजेस सारे नजर आ जाएंगे। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें सारा इक्विटी का चेंज नजर आ जाएगा। बच्चे ने कहा कैसे बनती है? सादगी से बनती है। देखो पहले इसके सारे इक्विटी का पैकेट यूं कॉलम वाइज लिख देते हैं। इक्विटी का जितनी भी चीजें ना वो सब कॉलम वाइज। देखो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, नॉन करंट एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, ये नाम भी लिखवाया था 2 दिन पहले, रिटेन अर्निंग, और ये आखिरी में आखिरी कॉलम बहुत अहम है, टोटल, इन सब का टोटल। तो जितनी भी इक्विटी का पैकेट है ना यूं वर्टिकली लिख देना। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिटेन अर्निंग, ये सब जितने भी रिजर्व हैं सब कॉलम वाइज लिख देना, एंड में टोटल लिख देना। सही। अब पहली लाइन में आएगा, इधर देखो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस। अब मैंने जानबूझ के सवाल में कई जगह नंबर्स यूज नहीं किए, क्रॉस क्रॉस यूज कर दिया है। नंबर यूज नहीं किया क्योंकि मैं नंबर वाली बाद में बना दूंगा। तो ये देखो ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, ये शेयर प्रीमियम का है। अच्छा मैं अपनी तरफ से जानबूझ के मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कितना लिया? 10,000। रिवैल्यूएशन रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कितना लिया? 10,000। एनसीए रिप्लेसमेंट रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस लिया है 0। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस लिया है 20,000। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस कितना लिया है? 20। अच्छा बताओ, हॉरिजॉन्टली 20 और 10 को ऐड करो तो ये 30 बन जाता है। हॉरिजॉन्टली 20 और 10 को ऐड करो तो 30 बन जाता है। तो अब अगली स्टेटमेंट है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अगली स्टेटमेंट है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हाँ, ये स्टेटमेंट क्यों बनती है? इसके नाम से पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? क्योंकि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको शेयर होल्डर एक नजर देखें तो उनको पता लग जाता है कि इस साल इक्विटी के पैकेट में क्या चेंज आया है। इस साल इक्विटी के पैकेट में क्या चेंज आया है? इस साल इक्विटी के पैकेट में क्या चेंज आया है? सही है। और ये कैसे बनता है? वर्टिकली सारी चीजें लिख दो, सारा इक्विटी का पैकेट लिख दो, और उन सबके ओपनिंग बैलेंसेस लिख दो। उन सबके ओपनिंग बैलेंसेस लिख दो। उन सबके ओपनिंग बैलेंसेस लिख दो। उन सबके मेरे बच्चों ओपनिंग बैलेंसेस लिख दो। सही। और ये ओपनिंग बैलेंसेस रेडीमेड ट्रायल बैलेंस में गिवन होते हैं। ये ओपनिंग बैलेंसेस रेडीमेड मेरे बच्चों, मेरे जवानों, ट्रायल बैलेंस में गिवन होते हैं, ट्रायल बैलेंस में गिवन होते हैं। ओके, राइट। अब सर सोशी में क्या क्या चीजें आती हैं आप लोगों के लेवल पे, F3 लेवल पे? सोशी में गिन के, सोशी में गिन के ये नॉर्मली 5 चीजें आती हैं मैक्सिमम। सोशी में गिन के ये 5 चीजें आती हैं भाई, देख लो। सोशी में गिन के ये 5 चीजें आती हैं, 5 चीजें आती हैं। देखो मैंने यहाँ लिख दी हैं, आप लोग पहले ये कॉपी कर लो, ये चीज कॉपी करने वाली है। ये 5 चीजें आती हैं। सोशी में गिन के ये 5 चीजें आती हैं, लिख लो। लिख लिया? लिख लिया? देखो अब ये सारी वो चीजें जिनसे इक्विटी चेंज होती है, ये नाम लिख लो, लिख लो, आराम से लिख लो, 5 नाम। यहाँ देखें, पहली चीज आती है जिसका नाम है राइट इशू।
पहली चीज है जिसका नाम है राइट इशू। तुम सब सोचो आराम से। अच्छा देखो, आप फारिग मत बैठना। राइट इशू की डबल एंट्री सब मिलके सोच लो और बना भी लो अगर बनानी है राइट इशू की एंट्री। तो राइट इशू की एंट्री ये होती थी, देखो ये देखो कल ही बनाई थी। बैंक डेबिट, याद है, शेयर कैपिटल क्रेडिट, और ओएससी क्रेडिट होता था और प्रीमियम भी क्रेडिट होता था, याद है। बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट, ये होता था। तो राइट इशू की वजह से सोचो जरा, शेयर कैपिटल भी बढ़ता था और शेयर प्रीमियम भी बढ़ता था, याद है। शेयर कैपिटल भी बढ़ता था और शेयर प्रीमियम भी बढ़ता था। देखो राइट इशू के सामने देखो, शेयर कैपिटल के कॉलम में भी ऐड कर दिया और शेयर प्रीमियम के कॉलम में भी ऐड कर दिया। देखो राइट इशू के सामने शेयर कैपिटल को भी बढ़ाया और शेयर प्रीमियम को भी बढ़ाया और अल्टीमेटली इन दोनों को ऐड करके टोटल भी बढ़ाया, इन दोनों को ऐड करके टोटल भी बढ़ाया, ठीक है। देखो राइट इशू की वजह से सोच लो बेटा, शेयर कैपिटल भी बढ़ रहा है और शेयर प्रीमियम भी बढ़ रहा है। राइट इशू की वजह से शेयर कैपिटल भी बढ़ रहा है और शेयर प्रीमियम भी बढ़ रहा है, सही। ओके। अच्छा, दूसरा नाम है बोनस इशू। दूसरा नाम क्या है? बोनस इशू। बोनस इशू की अगर तुम्हें एंट्री याद हो, बोनस इशू की अगर तुम्हें एंट्री याद हो तो ये एंट्री होती थी प्रीमियम डेबिट। बोनस इशू की एंट्री होती थी शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, याद है। तो अगर 100 रुपए की एंट्री बन रही है तो 100 रुपए से शेयर कैपिटल बढ़ता था और शेयर प्रीमियम कम होता था। अगर 100 रुपए की एंट्री बन रही है तो 100 रुपए से शेयर कैपिटल बढ़ता था और शेयर प्रीमियम कम होता था, याद है। तो ये देखो, इधर देखो, इसकी पोस्टिंग सीखो। ये देखो बोनस इशू की, बोनस इशू की वजह से देखो शेयर कैपिटल ऐड हो रहा है और शेयर प्रीमियम लेस हो रहा है। तो आप सिर्फ यूं सोचें, टेक्निकली 100 रुपए ऐड हो रहा है और 100 रुपए लेस हो रहा है, तो नेट इफेक्ट तो जीरो होगा ना। टोटल के कॉलम पे नेट इफेक्ट तो जीरो होगा ना। यार शेयर कैपिटल 100 रुपए से बढ़ रहा है, शेयर कैपिटल 100 रुपए से बढ़ रहा है और 100 रुपए से शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम कम हो रहा है, तो नेट इफेक्ट तो जीरो होगा। तो मेरे बच्चों सोशी में कितनी चीजें आती हैं? सोशी में कितनी चीजें आती हैं? गिन के 5 चीजें, गिन के 5 चीजें, गिन के 5 चीजें। कितनी आती हैं बोलो? गिन के बोलो। गिन के 5 चीजें सोशी में, गिन के 5 चीजें आती हैं सोशी में, गिन के 5 चीजें आती हैं। पहला राइट इशू। पहला क्या आता है? राइट इशू। राइट इशू की एंट्री मैंने पोस्ट करके दिखा दी कि राइट इशू की वजह से शेयर कैपिटल भी बढ़ता है और शेयर प्रीमियम भी बढ़ता है। नंबर 2, बोनस इशू। नंबर 2 क्या है? बोनस इशू। बोनस इशू की वजह से शेयर कैपिटल बढ़ता है और शेयर प्रीमियम कम होता है। तीसरी चीज बहुत अहम है, हाँ भाई, अब ये चीज सीखनी है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। याद करो, अभी 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 पिछली स्टेटमेंट में से तुमने टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये देखो पिछली स्टेटमेंट में से तुमने टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम निकाली थी 8,000 की। पिछली स्टेटमेंट में से तुमने एसओसीआई जब बनाई थी, तुमने जब एसओसीआई बनाई थी तो एसओसीआई में से टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एसओसीआई में से टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम निकाली थी 8,000। अच्छा आप मुझे सोच के बताओ, ये जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सोचो बेटा प्लीज सोचो, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 8,000 की है ना, इसमें से 5,000 का प्रॉफिट है, इसमें से 5,000 का प्रॉफिट है और 3,000 की अपवर्ड रिवैल्यूएशन है। इसमें से 5,000 का प्रॉफिट है और 3,000 की अपवर्ड रिवैल्यूएशन। अच्छी तरह देख लो इसको, इसको अच्छी तरह देख लो। देख लिया? अब देखो मैं इसको पोस्ट करता हूँ, इधर आओ, इधर देखो, इसकी पोस्टिंग सीखो। देखो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के सामने टोटल के कॉलम में 8,000 लिखा। देखो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के सामने टोटल के कॉलम में देखो 8,000 लिखा। और ये 8 बना कैसे? 5 और 3। 8,000 में से 5,000 का प्रॉफिट है। 8,000 में से बच्चों 5,000 का क्या है बेटा? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हमेशा देखो रिटेन अर्निंग में ऐड होता है, रिटेन अर्निंग के कॉलम में ऐड कर दिया। प्रॉफिट हमेशा रिटेन अर्निंग में जमा होता है, जबकि 3,000 की जो अपवर्ड रिवैल्यूएशन है वो रिवैल्यूएशन वाले कॉलम में ऐड हो जाएगी। बेटा 8,000 की, बेटा सोचो प्लीज, 8,000 की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, 8,000 की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 5,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और प्रॉफिट हमेशा रिटेन अर्निंग में जाता है। हाँ, और 3,000 का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई थी, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व है ना, तो वो रिवैल्यूएशन के कॉलम में चलेगी। देख लो, मैं चुप हूं, देख लो अच्छी तरह, थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, ऐसे सूखा सूखा काम नहीं चलेगा। उसके बाद ऑर्डिनरी डिविडेंड्स पेड। ऑर्डिनरी डिविडेंड्स पेड बेटा अभी अभी और कल की क्लास, अभी अभी और कल की क्लास में ताजा ताजा ऑर्डिनरी डिविडेंड्स की वजह से रिटेन अर्निंग डेबिट होती थी, याद है? भूल गए? ऑर्डिनरी डिविडेंड जो बढ़ता था वो रिटेन अर्निंग में से ही तो बढ़ता था, तो रिटेन अर्निंग डेबिट यानी कम हो रही थी, याद है? तो देखें, अगर आप डिविडेंड पे करेंगे तो उससे आपकी देखो रिटेन अर्निंग माइनस हो जाएगी। ये देखो रिटेन अर्निंग में से माइनस हो रहा है, तो जब रिटेन अर्निंग से माइनस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली टोटल इक्विटी भी कम हो जाएगी। जब रिटेन अर्निंग माइनस हो रही है तो ऑटोमेटिकली टोटल इक्विटी भी कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली टोटल इक्विटी भी कम हो जाएगी। ओके, याद आया?
हाँ जी, याद आया, बोलो। अब एक वर्ड है ट्रांसफर। अभी इसको ना पढ़ो, ट्रांसफर को देखो भी मत, मैं वक्त पे बता दूंगा। वैसे मैं सिर्फ याद दहानी के लिए तुम्हें बता दूं, तुम्हें याद है होगा, एक तुम एंट्री पढ़ाते थे मेरे साथ, वो जो एक्सेस डेप्रिसिएशन को कैंसिल करने के लिए एक एंट्री नहीं बनाते थे, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, याद है? रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। ये मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने आईएएस 16 पढ़ा हुआ है। किसी ने आईएएस 16 नहीं पढ़ा हो तो वो अभी परेशान ना हो। जब तुम्हें मैंने आईएएस 16 की रिवैल्यूएशन पढ़ाई थी तो एक्सेस एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन को कैंसिल करने के लिए एंट्री बनाई थी ना, तो ये एक एंट्री कहलाती है ट्रांसफर वाली एंट्री। ये ट्रांसफर की एंट्री होती है। तो ये जब सवाल के बीच में आएगी तो उसी वक्त समझा दूंगा, अभी अपने ऊपर बोझ मत डालो। बहरहाल सिर्फ अभी इसका नाम जहन में रखो, ट्रांसफर का, सही? अभी अपने ऊपर बोझ ना डालो। एक सवाल आया, देखो भाई, डिविडेंड्स जो हम है ना रिटेन अर्निंग में से पे करते हैं, जो डिविडेंड्स हम पे करते हैं वो रिटेन अर्निंग में से पे करते हैं, ऑर्डिनरी डिविडेंड्स रिटेन अर्निंग में से पे करते हैं, याद है? तो रिटेन अर्निंग कम होती है, तो देखो रिटेन अर्निंग से लेस हो रहा है, और जब रिटेन अर्निंग कम होगी तो बेटा अल्टीमेटली टोटल इक्विटी कम होगी। अच्छा देखो, अगर एक सिंगल कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में मूवमेंट आती है ना, तो वो अल्टीमेटली टोटल में भी आएगी ना, टोटल के कॉलम में तो इफेक्ट आएगा ही ना। सोचो ना, मेरे हाथ में से 1 किलो गोश्त निकाल लूं मैं, तो हाथ, इस हाथ का तो 1 किलो गोश्त कम हुआ, ओवरऑल बॉडी का भी तो 1 किलो वेट कम हो जाएगा बेवकूफों। क्या हो गया है? नहीं समझे? हाँ जी। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ इक्विटी कम होगा तो ओवरऑल टोटल के कॉलम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जरा मजे की चीज देखो, मजे की चीज देखो। देखें, सोशी तैयार हो गई। सोशी में ओपनिंग बैलेंसेस गिवन थे, ये देखें, सोशी में ओपनिंग बैलेंसेस ये सारे गिवन थे, देखें येलो हाइलाइटर, देखें सारे ओपनिंग बैलेंसेस गिवन थे। ड्यूरिंग देयर जो भी ट्रांजेक्शन हुई वो इसमें ऐड और लेस करना, और फाइनली नीचे देखो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। देखो देखो, फाइनली नीचे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अच्छा देखो, कुछ चीजों में नंबर्स भी लिखे हुए हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व का ओपनिंग था 10,000, देखते रहो। रिवैल्यूएशन रिजर्व का ओपनिंग था, प्लीज 10,000, जान लगाओ थोड़ी सी जान। ओपनिंग था 10,000 और 3,000 की अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई थी, 10 और 3 13। फिर इसी तरह इधर देखें, रिटेन अर्निंग का मैंने नेट ऑफ करा, ये रिटेन अर्निंग का बैलेंस आ रहा है, और फाइनली ये टोटल आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी यानी सोशी का सबसे बड़ा फायदा बताऊं, एक, तवज्जो मेरी तरफ से, एक मैनुअल एग्जाम में अगर ये आता है तो इसके 5 मार्क भी मिल जाते हैं। एक मैनुअल एग्जाम में अगर ये सोशी सोशी आती है तो 5 रुपए भी मिलते हैं, 5 मार्क्स भी। और सोशी की बरकत बताऊं क्या है, सोशी की वजह से आपके पास इक्विटी का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। देखो, सोशी की वजह से मेरे बच्चों, सोशी की वजह से आपके पास शेयर होल्डर इक्विटी का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। आपके पास शेयर होल्डर इक्विटी का क्या आ गया? क्लोजिंग बैलेंस। और आपको पता है कि आपकी जो बैलेंस शीट है, आपकी जो एसओएफपी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, वो ईयर एंड पे बनती है। आपकी एसओएफपी ईयर एंड पे बनती है, आपकी एसओएफपी ईयर एंड पे बनती है। तो जब ईयर एंड के ये बैलेंसेस यहाँ से तैयार मिल गए ना, जब ईयर एंड के बैलेंसेस सोशी से तैयार मिल गए, तो अब यहाँ से कॉपी करना, देखो मैंने एरोज बनाए हुए हैं, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देना, बैलेंस शीट भी तैयार हो जाएगी। कॉपी करके पेस्ट कर देना बैलेंस शीट में, ठक बैलेंस शीट तैयार। तो सोशी बनाने के 5 मार्क्स भी मिल गए, सोशी बनाने के 5 मार्क्स भी मिल गए, और और इसकी वजह से आपको क्लोजिंग बैलेंसेस भी मिल जाएंगे, इसकी वजह से आपको क्लोजिंग बैलेंसेस भी मिल जाएंगे। ओके, राइट? तो देख लें एक नजर, और ये बात नहीं भूलना, सोशी में गिन के कितनी चीजें आती हैं? 5। सोशी में गिन के कितनी चीजें आती हैं? 5। ये देखो यहाँ लिखी हुई है, राइट इशू, बोनस इशू, ये देखें, सोशी में गिन के 5 चीजें आती हैं, राइट इशू, बोनस इशू, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ऑर्डिनरी डिविडेंड्स पेड, और ट्रांसफर। अभी ट्रांसफर के लिए परेशान नहीं होना।
टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, देखो देखो इधर देखो, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इस पहली स्टेटमेंट से निकली थी। एक बच्चे का सवाल आया, देखो 8,000 थी, और 8,000 कैसे बना था, देखो इन दो से मिलके बना था। देखो 8,000 बना था 5 और 3 से मिलके, 8,000 बना था ये 5 और 3 से मिलके। देखो तो इसमें से 5,000 का बेटा प्रॉफिट था, 5,000 का प्रॉफिट था, और 3,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व था, 3,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व था। तो जब आप इसको पोस्ट करोगे ना आगे सोशी में, तो टोटल के कॉलम में 8,000 लिखना, टोटल वाले कॉलम में 8 लिखना। और मेरे बच्चों 8 में से सोचो, 8,000 में से 5,000 जो है ना, 5,000 वो प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जाता है रिटेन अर्निंग में, प्रॉफिट जमा हो जाता है, और जो अपवर्ड रिवैल्यूएशन होती है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व के कॉलम में जाती है। सही है, ये ज़हन में रखना। अच्छा, मैं सबसे एक सवाल पूछता हूँ, सबसे पहले मैं हर बच्चे से एक सवाल पूछता हूँ, जवाब दो मुझे। सुने, ट्रांसफर मैंने अभी नहीं पढ़ा। एक बच्चे का सवाल है, ट्रांसफर को भी छोड़ दो, परेशानी ना हो, ट्रांसफर छोड़ दो, बिल्कुल परेशान ना हो, मैं खुद करा दूंगा। जब मैं सवाल तभी बहुत दिनों तक कराऊंगा सवाल, बेफिक्र हो जाओ। यहाँ देखें मेरे प्यारे बच्चों, पहले चलो मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, अगर मुझे कभी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तो पहले एसओसीआई बनाऊं या सोशी बनाऊं? जवाब दो, पहले एसओसीआई बनाऊं या सोशी बनाऊं? पहले एसओसीआई बनेगा, वेरी गुड। पहले बाप आता है फिर बेटा आता है ना बेटा, कॉमन सेंस की बात है। एसओसीआई इसलिए बनानी है कि एसओसीआई के अंदर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम निकालनी है, और जब तक टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ही नहीं निकलेगी और प्रॉफिट ही नहीं निकलेगा, सोशी कैसे बनेगी? जब तक टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ही नहीं निकलेगी, सोशी कैसे बनेगी? तो तरतीब याद रखना, तरतीब जरूरी है। पहले एसओसीआई बनानी है फिर सोशी, पहले एसओसीआई फिर सोशी, पहले एसओसीआई और सोशी, और फिर तीसरे नंबर पे एसओएफपी। एसओएफपी बहुत आसान चीज है, एसओएफपी तुम सबने जिंदगी में बनाई हुई है। एसओएफपी एक आसान तरीन चीज है, आसान तरीन चीज है। सही है, आइए आपकी खिदमत में मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग की खिदमत में मैं ये पेश करता हूँ एसओएफपी। ये देख लो, ये देखो, ये रही एसओएफपी, आप देखें यहाँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये देख लें, ये रही आपके सामने। देखें इसमें आपके पास सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किस इक्वेशन के थ्रू बनती है, सब बच्चे अपने जहनों में सोचो, बचपन में पढ़िए। assets is equal to capital plus liabilities, assets is equal to capital plus liabilities, a is equal to c plus l, a is equal to c plus l, assets is equal to capital plus liabilities, assets is equal to capital plus liability, assets is equal to capital plus liabilities, ऐसा ही है। तो अब देखो एसेट साइड में, एसेट साइड में सबसे पहले आते हैं नॉन करंट एसेट। सब बच्चे देखें स्क्रीन पे, देखें एसेट साइड में सबसे पहले नॉन करंट एसेट आते हैं। नॉन करंट एसेट में मेजर होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वही आपके सारे दरवाजे खिड़कियां प्रॉपर्टीज, आपका गाड़ियां, ये सब। दूसरा आते हैं इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, जैसे आपके सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सब चीजें हो गई। बहरहाल हम इनटेंजिबल एसेट्स का भी एक आईएएस सेपरेट पढ़ेंगे, बेफिक्र हो जाए। इन दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएंगे टोटल नॉन करंट एसेट। फिर आपके पास अगला हेड होता है करंट एसेट का। करंट एसेट्स में सबसे मशहूर नाम इन्वेंटरी, ईयर एंड का क्लोजिंग स्टॉक, रिसीवेबल्स, प्री पेमेंट्स, कैश और बैंक, इन सबको मिला के ऐड कर देना, और यूं आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। यूं आपके पास ये टोटल एसेट्स आ जाएंगे, टोटल एसेट्स आ जाएंगे, यूं आपके पास ये टोटल एसेट्स आ जाएंगे। देख लें, ये टोटल एसेट्स आ जाएंगे, यूं आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। ओके, हाँ जी। अब दूसरी साइड का नाम है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, दूसरी साइड का नाम है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। यानी एसेट साइड ये बताती है, देसी जबान में सुनो, कि पैसे लगाए कहाँ हैं। एसेट साइड ये बताती है पैसे लगाए कहाँ हैं, जबकि दूसरी साइड ये बताती है पैसा जनरेट कहाँ से किया है। तो आपको पता है देयर आर टू मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एक होती है इक्विटी, एक होती है इक्विटी, ये रही पहली सोर्स, कैपिटल एंड रिजर्व, और दूसरी होती है डेट यानी लोन्स, डेट यानी लोन्स। अब देखो सबसे पहला हेड है कैपिटल एंड रिजर्व्स, और इसके अंदर ये पूरा इक्विटी का पैकेट लिखना है। ये पूरा इक्विटी का पैकेट नजर आ रहा है। मजे की बात ये, अब ये इक्विटी का पैकेट बनाने में दिमाग यूज नहीं करना, बस जो तुमने इससे पहले सोशी बनाई थी, बस जो तुमने इससे पहले मेरे बच्चों सोशी बनाई थी ना बेटा, सोशी, सोशी के क्लोजिंग बैलेंस वहां से कॉपी, यहां से पेस्ट, वहां से कॉपी, यहां से पेस्ट, वहां से कॉपी, यहां से पेस्ट। ये देख लो सोशी के क्लोजिंग बैलेंस, ये देखो कॉपी पेस्ट कर देना। ये देखो मैंने मैंने एरो बना बना के किए हुए हैं, ये देख लो सोशी के क्लोजिंग बैलेंस कॉपी पेस्ट कर देना। ये देख लो सोशी के क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें नजर आ रहे होंगे, थोड़ी सी आंखें खोल के स्क्रीन पे देख लो, सोशी के बस क्लोजिंग बैलेंस कॉपी पेस्ट हो जाएंगे।
सोशी के क्लोजिंग बैलेंस कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, ठक तैयार, शेयर होल्डर एक्विटी का पैकेट तैयार। सही है, इसमें कोई मेहनत मजदूरी नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है इसमें। देन उसके बाद इधर देखो, उसके बाद यहाँ देखें, फिर आपके पास है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपके पास क्या होंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स भी बोल सकते हैं, डिबेंचर्स भी बोल सकते हैं, दोनों वैसे एक ही चीज है। लॉन्ग टर्म लोन बोल दो या कोई भी नॉन करंट लाइबिलिटी या डिबेंचर्स, इनको टोटल कर लेना। सही है। फिर आपके पास करंट लाइबिलिटीज में आता है ट्रेड पेबल आता है, एक्रूड एक्रूड चीजें आ जाती हैं, एक्रूड वेजेस वगैरह, एक्रूड एक्रूड भी करंट लाइबिलिटी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लाइबिलिटी होती है, इनको ऐड करना और यूं आपके पास ये टोटल हो जाएगा। सही है। तो मेरे बच्चों एसओएफपी कोई इतनी इतनी बिग डील नहीं है, एसओएफपी कोई इतनी बिग डील नहीं है, ये आपके सामने है। एसओएफपी आपके सामने, ये देख लें, एसओएफपी आपके सामने है। A is equal to C plus L, A is equal to C plus L, assets is equal to capital plus liabilities। कर लिया। अब मैं तुम्हें कुछ और जानकारी प्रोवाइड देता हूँ। चलो चलो चलो, देखो भाई, इसका मतलब अब देखो 3 स्टेटमेंट्स हैं। कोई कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज द की, ये सब आपको मिल जाएगा। कॉन्फिडेंस इज द की। सुने, पहली स्टेटमेंट होगी एसओसीआई। एसओसीआई, एसओसीआई क्या होती है? एसओसीआई पुराने जमाने की इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक विद एडिशनल 3 लाइंस। पुराने जमाने की इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक विद एडिशनल 3 लाइंस। सही है। अच्छा, एक और बात भी तुम्हें बता दूं, चलो जनरल नॉलेज के, कि कुछ लोग यूं भी बोलते हैं कि जो एडिशनल 3 लाइंस है ना, ये देखें, देखें, ये एडिशनल 3 लाइंस है ना, ये रही, ये एडिशनल 3 लाइन, इस इलाके का नाम है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। देखो इसका नाम है ओसीआई, इस एरिया को बोलते हैं ओसीआई, ये एक इलाका है भाई, इस इलाके को बोलते हैं, देखो ओसीआई नाम है इसका, ओसीआई। तो कुछ लोग इसको बोलते हैं, पहली बात क्या बोलते हैं कि ओसीआई के अंदर एक्विटी की वो चीज चेंजेस आती हैं जिसमें खुद शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं है। ओसीआई के अंदर एक्विटी की वो चेंजेस आती हैं जिसमें खुद शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं है। एक डेफिनेशन ये। कुछ लोग इसको यूं भी बोलते हैं कि ओसीआई के अंदर अनरियलाइज गेन्स और लॉसेज आते हैं। ओसीआई के अंदर कुछ लोग यूं भी बोलते हैं अनरियलाइज्ड गेन्स और लॉसेज आते हैं, अनरियलाइज्ड गेन्स और लॉसेज आते हैं, कुछ लोग इसको यूं भी डिफाइन करते हैं। देखो याद है, रिवैल्यूएशन का मतलब एक चीज पड़े पड़े महंगी हुई है, रिवैल्यूएशन का मतलब एक चीज पड़े पड़े महंगी हुई है। तो कुछ हजरात इसके लिए यूं भी बोलते हैं कि इसमें अनरियलाइज्ड गेन्स और लॉसेज आते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन अनरियलाइज्ड गेन और लॉस है। सही है। ओके, तो ये डिफरेंट लोगों की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अपनी लाइफ में जो मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता हूं ना, व्लॉगिंग वगैरह करता हूं, उसकी जो पहली वीडियो बनाई थी वो इस टॉपिक पे बनाई थी। मैंने अपनी जिंदगी की जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी ना शॉर्ट, वो इसी पे बनाई थी, और बहुत आउट क्लास वीडियो है वो। उसमें मैंने ये बताया था कि दुनिया में ये लॉन्च क्यों आई, 2005 या 6 में एसओसीआई लॉन्च हुई, यानी इनकम स्टेटमेंट के नीचे ये कुछ चीजें आके लग गई। इधर देखें, इनकम स्टेटमेंट नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक की इनकम स्टेटमेंट थी, उसके नीचे ओसीआई आके लग गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने हरकत क्यों की, इस पर मैंने पूरी बयान किया और उस पर पूरी लॉजिक दी है। अभी नहीं बता रहा मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, जरूर देखना, वो बहुत आउट क्लास वीडियो है। यानी मुझे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स उसी वीडियो का मिला था। बहुत आउट क्लास वीडियो और एक रिसर्च है उसमें, यानी आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। एक अलग मसला, इल्मी मसला, एक तहकीक है उसके ऊपर, ठीक है, पूरी रिसर्च है। बहरहाल वो अभी मैं नहीं बता रहा, मैं चुप हूं, अभी नहीं बता रहा। अभी मैं और चीजें उसके अलावा अच्छी चीजें बता देता हूं आपको। देखें, ये याद रखना, कभी नहीं भूलना कि जो ओसीआई का इलाका है ना, ये ओसीआई का जो इलाका नजर आ रहा है ना, इसमें एक्विटी चेंजेस आती हैं, इसमें एक्विटी एक्विटी चेंजेस आती हैं। ओसीआई के अलावा
ओसीआई के इलाके में इक्विटी चेंजेस आती हैं, इक्विटी चेंजेस आती हैं, इक्विटी चेंजेस आती हैं। और एक और बात बोलूं, इनकम स्टेटमेंट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, वो पहले भी और अब भी, वो पहले भी और अब भी, वो पहले भी और अब भी यहाँ खत्म हो जाती है। बस ये रही इनकम स्टेटमेंट, पीएनएल ये रहा बस भाई आपका। भाई इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे खत्म हो जाती है, नहीं भूलना, इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे खत्म हो जाती है। तो ये जो आपका नीचे का इलाका है ना, ये ओसीआई का जो इलाका है, मैं साफ साफ ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये एरिया है। ओसीआई के एरिया में इक्विटी चेंजेस आती हैं, ओसीआई के एरिया में मेरे प्यारे प्यारे जवान बच्चों इक्विटी चेंजेस आती हैं। हाँ, अब सुने आप, इधर देखें, मैं अब आप लोगों को एक चीज रिवाइज कराता हूं जो मैं आप लोग सबको पढ़ा चुका हूं। मैं सबको आप लोग सबको पढ़ा चुका हूं, मैं चीज आपको रिवाइज कराता हूं। और उस रिवीजन कराते कराते मैं आपको एक ऐसी चीज सिखा दूंगा कि कितने बच्चे F3 तो दूर की बात, पार्ट 2 भी पढ़ लेते हैं, पार्ट 2 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग F7 भी पढ़ लेते हैं, और F7 का क्रैश कोर्स भी ले लेते हैं, उसके बाद भी उनका ये कॉन्सेप्ट भी होता है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो मैं, एक हिस्ट्री है मेरे पास, तो मैं उस हिस्ट्री से बच्चों की जो साइकी सोच के बता रहा हूँ कि ये चीज आपका कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर होना चाहिए। इसमें आपके आपके जहन में ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। सही है, चलो मैं एक क्विज भी कर लेता हूँ और साथ साथ आप लोगों से पूछ भी लेता हूँ। इधर देखें, मैंने एक पीस ऑफ लैंड बाय किया 100 मिलियन का, और एक साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है लेटेस्ट से 180। सही है, मैंने एक पीस ऑफ लैंड लिया है 100 मिलियन का, और एक साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 180। 100 मिलियन का मैंने एक पीस ऑफ लैंड लिया और रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर दिया, और एक साल बाद मार्केट वैल्यू 180 हो गई। चलो डबल एंट्री बनाओ, डबल एंट्री बना के दो, डबल एंट्री बना के दो। देखो बिल्कुल सही एंट्री बनी, देखो एक बच्चे ने एंट्री बनाई, देखो यहाँ 100 रुपए से 180 हुआ, तो एसेट का नाम है जमीन, एक एंड से एसेट बढ़ा, लैंड डेबिट 80, और सामने रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 80। सही है, ठीक है। अब याद रखना, आज के बाद यहाँ दुनिया भर की बुक्स में, दुनिया की बड़ी बड़ी बुक्स में, इस रिवैल्यूएशन रिजर्व की जगह लोग ओसीआई भी लिख देते हैं डायरेक्ट। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट लिख दो या ओसीआई लिख दो, एक ही बात है। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट लिख दो या ओसीआई क्रेडिट लिख दो, एक ही बात है। सही, ये एंट्री बन गई। अब आप मुझे बताएं, यहाँ ये एंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां पोस्ट होगी? सुनो, ये वाली डबल एंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां पोस्ट होगी? मेरी तरफ देखें, ये इक्विटी का वो चेंज है जिसमें शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं है, ये इक्विटी का वो चेंज है जो अनरियलाइज है। तो ये जो 80 है ना, देखो तो देखो, सब आंखें खोलो, ये 80 यहाँ ओसीआई के एरिया में जाएगी, ये 80 यहाँ ओसीआई के एरिया में, इस एरिया में जाएगी, ये 80 यहाँ ओसीआई के एरिया में, इस एरिया में जाके ऐड हो जाएगी। सही है, ये इसकी पोस्टिंग है, देख लें, ये 80 ओसीआई के एरिया में जाके पोस्ट हो जाएगी, ये 80 ओसीआई के एरिया में जाके पोस्ट हो जाएगी, यानी एसओसीआई के नीचे वाले हिस्से में। सही है, क्योंकि ये इक्विटी वाली एंट्री है, देखो एंट्री देखो, ओसीआई या इक्विटी रिवैल्यूएशन रिजर्व वाली एंट्री है, और ये इक्विटी का वो चेंज है जिसमें खुद शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं है। प्लीज, अब यहां देखें, अगले साल ईयर 2 पे मार्केट वैल्यू हो गई इसकी 70। आओ बताओ, अगले साल ईयर, अब 180 से 70 हो गई, अब 180 से मार्केट वैल्यू एकदम 70 हो गई, बताओ अब क्या होगा? ये केस भी तुम्हें कराया था, अपवर्ड होने के बाद डाउनवर्ड, एंट्री बना के दो। पहले 100 से 180 हुई, फिर अगले साल 180 से सीधा 70 हो गई।
अब देखो इधर इसकी एंट्री में बना के देता हूँ, सुनो। सबसे पहले एसेट को देखो 180 से 70 पे आ गया, एसेट 180 से 70 पे आ गया, 110 रुपए से कम हुआ। एसेट 180 से कान खोल के सुनो 70 पे आ गया, 110 से कम हुआ। एसेट तो 110 से कम कर देना। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि कभी भी एसेट डाउनवर्ड रिवैल्यू हो रहा हो, एक मिनट सब सोचें, याद आ जाएगा। एसेट डाउनवर्ड रिवैल्यू हो रहा हो तो एक नजर देख लेना कि कहीं उसका कोई पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व तो नहीं पड़ा। जब भी एसेट डाउनवर्ड रिवैल्यू हो रहा हो तो एक नजर देख लेना कि कहीं उस एसेट का पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व तो नहीं पड़ा। अगर पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हो तो पहले उस रिजर्व को खत्म करना है। देखो पुराना 80 का पड़ा है, तो सबसे पहले उस रिवैल्यूएशन रिजर्व या ओसीआई को 80 से कम करना। हाँ, और फिर बाकी पीएनएल में डाल देना, बाकी पीएनएल में डाल देना 30। सही है। अब देखो ये एंट्री मैंने पहले पढ़ाई भी है, ये एंट्री पहले पढ़ाई भी है। अब मुझे जरा ये तो बताओ ये एंट्री कहाँ पोस्ट होगी? दिस इज वेरी गुड एंट्री। ये दूसरे साल जो एंट्री बनी है सब सोच के बताएं, ये कहाँ पोस्ट होगी, ये कहाँ जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बच्चों ये कहाँ कहाँ जाएगी। तो अब देखें ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करें, रुक के सुने। ये जो पीएनएल वाली एंट्री है ना भाई, पीएनएल ऊपर, पीएनएल वाली एंट्री यहाँ कहीं आएगी, पीएनएल वाली एंट्री 30 रुपए की यहाँ कहीं आएगी ऊपर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। पीएनएल, पीएनएल इनकम स्टेटमेंट का नाम है, पीएनएल का मतलब इनकम स्टेटमेंट, वो ऊपर जाएगी, वो ऊपर जाएगी। और ये 80 से जो रिजर्व, रिजर्व वाली एंट्री यानी ओसीआई वाली एंट्री है ना, वो यहाँ जाके लेस हो जाएगी, वो यहाँ जाके लेस हो जाएगी। सही है। तो ख्याल रखना, देखें इस बात को गौर से सुने बेटा, यही असल मसला है। जो भी पीएनएल वाली एंट्री है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर ऊपर जाती है, जो पीएनएल वाली एंट्री है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर ऊपर जाके सॉल्व होगी। सही। और जो रिजर्व वाली एंट्री है वो ओसीआई में जाएगी, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व या ओसीआई वाली एंट्री है वो नीचे ओसीआई में जाएगी, याद रखना इस बात को। तो इस बार रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट हो रहा है ना, तो वो 80 नीचे ओसीआई के एरिया में लेस होगी। ओके, ख्याल करना, इसको कॉपी भी कर लो, लिख भी लो। यस, जो पीएनएल डेबिट हो रहा है वो अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से एक एक्सपेंस बुक कर देंगे, लेकिन जाएगा वो पीएनएल में। हाँ, पीएनएल का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर का एरिया। सही। अब बस जहन में ये 3 स्टेटमेंट रखनी है बस। इधर देखो, पहली स्टेटमेंट ये रही, अच्छी तरह देख लो, एसओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसके बारे में क्या बोला है, पुराने जमाने की इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक विद एडिशनल 3 लाइंस। देख लो, ये पुराने जमाने की इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक विद एडिशनल 3 लाइंस, देख लें अच्छी तरह। और उन एडिशनल 3 लाइंस को ओसीआई का एरिया बोलते हैं, ओसीआई का एरिया बोलते हैं। सही है, राइट। और ओसीआई में इक्विटी के वो चेंजेस आते हैं जिसमें खुद शेयर होल्डर इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट होती है सोशी, SOCIE, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। और तीसरी स्टेटमेंट, सोशी में ये 5 चीजें आती हैं, सोशी में गिन के 5 चीजें आती हैं, ये भी बार बार बता रहा हूँ, राइट इशू, बोनस इशू, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ऑर्डिनरी डिविडेंड्स पेड, और पांचवी चीज आती है ट्रांसफर, जो कि अभी मैंने इतना ज्यादा तफसील में नहीं बताया। और आखिरी स्टेटमेंट होती है SOFP।
आखिरी स्टेटमेंट होती है एसओएफपी, और ये इसी तरतीब में बनती है, ये इसी तरतीब में बनती है, ये इसी ऑर्डर में, इसी तरतीब में बनती है। ओके, अब इसके बाद हमें असल में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सवालात करने हैं। इसके बाद हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सवालात करने हैं। वो सवाल तो मैं अभी नहीं करा रहा, लेकिन बेटा मैंने जानबूझ के प्लानिंग के थ्रू आप लोगों को डेप्रिसिएशन पहले पढ़ाया, बैड डेट्स पहले पढ़ाया, एक्रूवल्स पहले पढ़ाया, ताकि आप लोगों को ये बेसिक एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पहले से आती हों, वरना आप लोग यहाँ फंस जाते। तो मैं आपको सिर्फ छोटी मोटी बातें बता देता हूँ, जो मोटी मोटी बातें आपको पता है, सिर्फ ऐसे ही अब जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी बता रहा हूँ। जैसे अब आपको एडजस्टमेंट्स में यू मस्ट नो स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है बेटा। इधर देखें, आप लोगों को मैं एक मिनट में बताता हूँ। अगर परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन होगा, आप सबको पता है परसेंटेज ऑन कॉस्ट स्ट्रेट लाइन होता है, और परसेंटेज ऑन एनबीवी होगा, तो रिड्यूसिंग बैलेंस, ये पता है ना। परसेंटेज ऑन कॉस्ट होगा तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, और परसेंटेज ऑन एनबीवी होगा तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इधर देखो मेरी तरफ। अगर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को बोलेगा तो कोई इसमें इट्स नॉट अ बिग डील। आपने पूरा चैप्टर कर लिया, उसकी किट कर ली है, एडवांस बेसिक सब कर लिया है। अब तो यार कितनी क्लासेस कर ली हैं, ठीक है। तो परसेंटेज ऑन कॉस्ट इज स्ट्रेट लाइन, परसेंटेज ऑन एनबीवी इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये आपको आना चाहिए, बस आता भी है, मैं ऐसे ही जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी बता रहा हूँ। फॉर बैड डेट्स you need to know written off. What is written off? You already know, right? For written off you have to make entry bad debts debit or receivable credit. Written off तब होता है जब यकीन हो जाता है कि कस्टमर पे नहीं करेगा। And the second thing is allowance, याद है? allowance for receivable याद है? increase in allowance is expense, increase in allowance याद है expense होता था, और decrease in allowance क्या होता था? इनकम होता था। ये बहुत अभी आपको बहुत करीब में ही पढ़ा है, करीब में ये चीजें पढ़ाई हैं। इंक्रीज इन अलाउंस एक्सपेंस होता था, डिक्रीज इन अलाउंस इनकम होता था, याद आ रहा है? ओके, अच्छा आप इसमें अकाउंट बना के भी कर सकते हो, वरना वो सब अप्रोच से भी कर सकते हो। दिस ईयर अलाउंस और लास्ट ईयर अलाउंस, याद है तुमने बहुत सारे एमसीक्यूज किए हैं, दिस ईयर और लास्ट ईयर, और रिटन ऑफ आपके पास होगा। अच्छा चलो, ये भी चीजें आपको पढ़ाई हुई हैं। मेरी तरफ देखें यार, ये बात तो आप लोगों को पता होगी, ये बात तो आप सबको पता होगी कि मैचिंग प्रिंसिपल के थ्रू एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड या व्हेन दे आर यूटिलाइज, यानी जब एक्सपेंस को यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे, तब उसको बुक करेंगे, ठीक है। अब जरा मेरी एक बात सुनो, सब बच्चे यहाँ मेरी तरफ देख के मुझे एक जवाब दें। मैंने अपने एम्प्लॉइज को इसी साल हायर किया, इस साल उनको 100 रुपए की सैलरी दी है, एक अपने एम्प्लॉय को हायर किया, 100 रुपए की सैलरी दी, और ईयर एंड पे 50 रुपए का उधार भी है, एक्रूड भी है। 100 रुपए तो दे दिए, 50 रुपए का एक्रूड भी है। तो बताओ उसने काम कितने का किया होगा, ये सोच के बताओ, सब बच्चे बताओ। 100 रुपए उसको दे चुका हूँ, प्लस ईयर एंड पे 50 रुपए का उधार भी है, तो उसने काम 150 का किया होगा। वेरी गुड, उसने काम किया होगा 150 का, 150 का, बिल्कुल सही है। सोचो, फिर बोलता हूँ, फिर सुनो, कोई मुश्किल नहीं है। मैं अपने एम्प्लॉय को 100 रुपए दे चुका हूँ, प्लस नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है कि 50 रुपए स्टिल उधार भी है, तो उसने काम 150 का किया होगा। नहीं, मैंने जो उससे काम लिया वो तो 150 का लिया है ना, तो एक्सपेंस जो इनकर हुआ है वो 150 का ही हुआ है ना। तो याद रखना, कान खोलो, इनकम स्टेटमेंट में मुझे वो अमाउंट ले जाना है जो यूटिलाइज हुआ है, जो इनकर हुआ है। तो बेटा आज के बाद जरा सोचो, कभी भी एडजस्टमेंट में नीचे एक्रूड गिवन होगा, कभी भी एडजस्टमेंट में क्लोजिंग एक्रूड गिवन होगा, देन यू नीड टू ऐड दैट अमाउंट इन ट्रायल बैलेंस फिगर। ऊपर ट्रायल बैलेंस में 100 रुपए गिवन था, ऊपर ट्रायल बैलेंस में 100 रुपए गिवन था, और नीचे 50 रुपए का एक्रूड गिवन है। ऊपर ट्रायल बैलेंस में 100 रुपए गिवन था वेजेस का,
और नीचे 50 रुपए का एक्रूड गिवन है, इसका मतलब लड़कों ने 150 का काम किया है। लड़कों ने 150 का काम किया है, नहीं समझ रहे यार, क्या करें? बात समझ में आ रही है? बताओ, बात समझ में आ रही है? बोलो। अब चलो एक और चीज, इसका उल्टा, इफ चलो अब फिर एक सवाल पूछता हूं, वैसे तो कुछ लोग पढ़ के ही समझ गए होंगे। अब मैंने इधर देखें, मैं अब ये मोबाइल फोन से समझाता हूं तुम लोगों को। पहले इधर देखें, पहले तुम लोगों को मोबाइल फोन से ही पढ़ा है। मैंने पहली बार जिंदगी में मोबाइल फोन खरीदा और मैंने 1000 रुपए का क्रेडिट डलवाया। मैंने अपने मोबाइल फोन में 1000 रुपए का क्रेडिट डलवाया और उस 1000 रुपए में से जब ईयर एंड पे चेक किया ना, तो 400 रुपए का क्रेडिट अभी भी नजर आ रहा है फोन में। मैंने अपने फोन में 1000 रुपए की पेमेंट करके 1000 रुपए का क्रेडिट डलवाया, 1000 रुपए का क्रेडिट डलवाया, और पीरियड के एंड पे जब चेक किया तो अभी भी मोबाइल फोन में 400 रुपए का क्रेडिट बचा हुआ है, बचा हुआ अनयूज्ड है। बताओ कितने की कॉल्स की हैं? बताओ कितने की कॉल्स की हैं? सब बताओ, सब बताओ, प्लीज इन्वॉल्व, प्लीज इन्वॉल्व, सब बताओ, सब बताओ कितने ही कॉल की हैं? 1000 रुपए का क्रेडिट डलवाया था और 400 अभी भी बचे हुए, तो 600 की कॉल की होगी ना मेरे बच्चों, भोले बच्चों। 600 रुपए की कॉल की होगी ना। तो अब अगर आपको यूटिलाइजेशन का अमाउंट निकालना है प्री पेमेंट के केस में, प्री पेमेंट के केस में यूटिलाइजेशन का अमाउंट निकालना है, प्री पेमेंट के केस में यूटिलाइजेशन का अमाउंट निकालना है, तो डिडक्ट करना होगा ऊपर ट्रायल बैलेंस में जो 1000 रुपए गिवन होंगे उसमें से क्लोजिंग प्रीपेड 400 रुपए का लेस करोगे तो ऑटोमेटिकली यूटिलाइजेशन का अमाउंट आ जाएगा। तो देख लें, ये देख लीजिए भाई प्लीज, ये देख लें, ये देख लें, इन सबको नोट डाउन कर लो। छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी बातें हैं, पढ़ाई भी हैं, सब पढ़ाई भी बातें हैं, एक बार लिख लो अगर किसी ने लिखनी है तो। लिख लिया बेटा? बोलो।
आखिरी चीज बस खत्म, 1-2 मिनट में क्लास खत्म। बेटा इधर देखें, इधर देखें, सब देखें आप। रियल लाइफ में क्या होता है कि कंपनी, ये जो पहला साल है ना, ये साल नजर आ रहा है, ये देखें रियल लाइफ में कंपनी इस साल का टैक्स, जब आप लोग अपनी लाइफ में टैक्स पढ़ोगे, मेरी तरफ देखें, जब आप अपनी लाइफ में टैक्स पढ़ोगे तो कंपनी इस साल का टैक्स पे करती है अगले साल। कंपनी इस साल का टैक्स पे करती है अगले साल। कंपनी इस साल का टैक्स पे करती है अगले साल। कंपनी इस साल का टैक्स पे करती है अगले साल। सामने देखें, रियल लाइफ में टैक्स की डेट्स ही ऐसी हैं कि इस साल का टैक्स अगले साल पे होता है। तो बेशक पे अगले साल हो रहा है, लेकिन है तो लास्ट ईयर का ना। दिमाग से सोचो, पे अगले साल हो रहा है तो लास्ट ईयर का ना। तो लास्ट ईयर की इनकम स्टेटमेंट में आप उसको एंट्री बनाओगे, देखो ये एंट्री बनाओगे, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, ये देखें टैक्स एक्सपेंस डेबिट, और ये पे कब होगा? अगले साल ना, तो ईयर एंड पे एक्रूड है, तो सामने टैक्स पेएबल क्रेडिट। बेटा ये एक छोटी सी एंट्री भी अब आपने सीखनी होगी। कोई भी ऐसा एक्सपेंस हो जो इस साल का हो लेकिन पे अगले साल का हो रहा हो, तो जिस साल का एक्सपेंस होता है उसी साल बुक करते हो ना। जिस साल का एक्सपेंस होगा उसी साल बुक करोगे, तो आप एंट्री बना दोगे टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट। टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट, यही आपको बचपन में पढ़ाया गया है कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ऐसा हो जो यूज अभी हुआ हो, इसी साल का हो और पे अगले साल हो रहा हो, तो एंट्री तो अभी बनेगी ना, एक्सपेंस डेबिट और सामने एक्रूड लायबिलिटी क्रेडिट। तो ये टैक्स का रूटीन चीज है कि इस साल का टैक्स कंपनी नेक्स्ट ईयर पे करती है। तो हम एंट्री बनाएंगे टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट। बेटा प्लीज कॉपी कर लें, कॉपी कर लें प्लीज। हेलो, हाँ कितनी देर में? हाँ तो बस एक चीज ले आना अपने साथ, वो ब्लेड ले आना। हेलो, लिख लिया? बोलो। अब मेरी बात सुने बेटा, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, मैं आपको भेज देता हूँ। और नेक्स्ट मीटिंग में इंशाअल्लाह अजीज हम इसके हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, रोज एक एक करके सवालात करेंगे इसके, और आप लोग इसकी सारी गेम सीख जाएंगे इंशाल्लाह। राइट, ओके, चलें, अल्लाह हाफिज।